और वो ओके। बंदा मुझे पूछ रहा है अगर मर्डर हो गया तो ये क्या होगा, वो क्या होगा, एंड आई गॉट स्केयर्ड। मैंने कहा ऐसे कोई पूछ रहा है क्यों? उसको बीच सड़क पे गोली मार दी गई थी। अरे बाप रे। तो फिर बहुत अजीब सा है कि कुछ पता नहीं चलता हाँ, कौन कहाँ है। कि जहाँ पे एक लड़की को अरेस्ट इसीलिए करा था कि उसने अब तक 12 या 13 शादी कर ली थी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना तो उसका यही था सिस्टम। कोई भी वाइफ अगर घर छोड़ के चली गई है, हम्म। ये लीगल नोटिस अगर आप करते हो तो आप बहुत चीजें बचा सकते हो। जितने टाइम के बाद वो मेरे से डिवोर्स लेगी उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से उसको मिलेगी। मतलब पेरेंट्स अगर इंटरफेयर ना करे कि बेटे की लाइफ है ना, आप बहू को तंग करोगे तो बेटे की लाइफ अफेक्ट हो रही है। शादी के बाद कोई भी स्पाउस अगर अलग हो रहा है तो यू हैव ऑल द राइट टू आस्क द स्पाउस टू कम बैक। ओके। ये बेसिक राइट है। सो क्रिमिनल केसेस जो बोलते हैं वो बेसिकली वो केसेस होते हैं जो पुलिस आप पे जो चार्जेस लगाती है, आप पे कोई भी जैसे थेफ्ट हो गया, जो वो एक्चुअली सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में जो डिफाइंड है। यस। ये चीजें गलत है, आप नहीं कर सकते। अगर आप ये एक्टिविटीज करते हो तो आप फाइन या जेल, इम्प्रिजनमेंट, ये सब सजा भी उसमें डिसाइड, उसमें फिक्स किया हुआ है। तो ये प्रोसेस थ्रू जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज फाइलिंग एन एफआईआर। अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो जाता है तो आपकी राइट्स क्या है? फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ लॉयर। आप एक लॉयर को जब हायर करते हो तो पहला वो, अगर उसमें होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये सब डिफाइंड है हर एक्ट में। तो वो एज पर दैट प्रोविजन वो लॉयर आपका स्टेप लेता है। फर्स्ट थिंग इज बेल, क्योंकि आप जब भी आप क्रिमिनल केसेस में आप अरेस्ट होते हो, आपके अगेंस्ट चार्जेस होते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज अरेस्ट। तो अरेस्ट मैंडेटरी है, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है दैट गिव्स बेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बेल आपका राइट है। तो वो जो लॉयर फर्स्ट स्टेप लेगा वो बेल। अब यहाँ बेल दो तरह के होते हैं, एंटिसिपेटरी बेल और एक बेल, रेगुलर बेल। अब ये क्या होता है? जब बेल इन एंटिसिपेशन, आपको पता चला कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल हो गई है और वो चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। चार्जशीट 90 डेज के अंदर फाइल होती है। उसमें दे डू ऑल द इन्वेस्टिगेशन पुलिस, और वो एक चार्जशीट मतलब वो रिपोर्ट बना के कोर्ट में वो दाखिल करते हैं। तो अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो आपका होता है एंटिसिपेटरी बेल, विच इज बेल इन एंटिसिपेशन, कि मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर है एंड आई एम एंटिसिपेटिंग अ अरेस्ट। सो दिस इज द थिंग। आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि वो गलत है, चार्जेस क्या है, किसी को गलत फहमी हुई है। वो ग्राउंड पे देखते हैं, और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, उसको उस कोर्ट को सेटिस्फाई किया तो वो एंटिसिपेटरी बेल आपको मिल जाती है। अगर 90 कोई कोई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें एंटिसिपेटरी बेल अलाउड नहीं होता, जिसको हम नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। और वो क्या होता है 90 डेज में जब वो चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल मतलब अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी हो सकता है कि शायद वो बंदा कहीं भाग गया। हाँ, तो ये भाग ना जाए तो उसको रखना जरूरी होता है। तो फिर हम ये सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो इसका सेटिस्फाई, अब इसको रेगुलर बेल दिया जा सकता है। ओके। तो फिर वो रेगुलर बेल। तो ये दो तरह के प्रोविजन है। इसके बाद जब बेल मिल गया तो फिर वो ट्रायल चलता है। और ये ट्रायल्स में क्या होता है, फिर कोर्ट एक एक एविडेंसेस देखती है, उसके प्रोसेस अपने अपने प्रोसेस है, और उसमें फिर लॉयर को एक रिप्रेजेंट करना होता है और ये करना होता है, क्रॉस एग्जामिन करना, उसमें विटनेस क्या रहते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। तो यही एक क्रिमिनल लॉयर मोस्टली करते हैं। अच्छा, कई बार ना पुलिस भी गुमराह करती है। मतलब मैंने खुद ने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे हमें इजीली, अगर हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं तो हमें इजीली बेल मिल सकती है, लेकिन पुलिस पहले ही धमकाएगी कि ये तो नॉन बेलेबल है आपका, यहाँ पे आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आई थिंक इसके अंदर मे बी करप्शन इन्वॉल्व है। पुलिस को पैसा खाना होता है सामने वाली पार्टी से कि आप कुछ पैसा दो तो हम लोग आपकी तरफ से कुछ ऐसा फाइल करेंगे कि आपको इजीली बेल हो जाए, या तो आपको जेल जाने की ज़रूरत ना पड़े। जबकि वो केस पुलिस को पता होता है कि इसके अंदर उसको जेल नहीं होने वाली है, पहले से वो धमकाते हैं। सो पूरा गेम तो डर का है। हाँ। वो करप्शन आप सब पुलिस लेवल पे नहीं, करप्शन बहुत लेवल तक हो चुका है जिसपे हम और आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे बात आती है अवेयरनेस की, आपको कितना पता है। ठीक है, आप गूगल या एआई के भरोसे ना रहे। हाँ। आप अपनी रिसर्च करें और हो सके तो एक अच्छे लॉयर को कांटेक्ट करें। अगर आपके जान पहचान में कोई है तो उससे बेटर क्या ही होगा। बट वही है कि एक एक ही ओपिनियन पे आप रिलाई ना करें। अगर ऐसा कुछ है, आप समझे कि वो क्या लगा रहे चार्जेस, और एक्ट्स जो है, जो भी कानून के जितने भी हमारे एक्ट्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहिए तो वो किसी से, मतलब एक है कि अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि क्या क्या। जैसे रिसेंटली एक बंदा मेरे पास आया और उसके साथ ये हुआ था कि
पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया गया था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया गया था स्टेटमेंट देने के लिए, बट ही वॉज वेरी अवेयर कि एक तो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको पैसे लेने थे उस पार्टी से, और वो पार्टी ने पैसे देने के बजाय उसको जिस पुलिस स्टेशन में बुलाया था वहाँ जुरिसडिक्शन भी नहीं बनता था। तो इतने अजीब था, बट ही वॉज सो अवेयर कि उसने इमिडिएटली पहले तो वहाँ वो पुलिस स्टेशन गया, वहाँ कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो जुरिसडिक्शन नहीं था, तो उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं लिया, बट ही वाज अवेयर, ही इमीडिएटली टुक हिज लीगल एक्शन जो उसको लेना था। तो फिर उसने अपने जो उसको पैसे लेने थे, वो जो उसको नोटिस भेजना ये वो सब उसने एक्शन किया, तो फिर थोड़ा मामला शांत हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो फिर ऐसी चीजें करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए और डराने की कोशिश करते हैं। क्रिमिनल केसेस काफ़ी कभी कभी भयानक भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि काफ़ी क्रूअल होते हैं, और जो कल्प्रिट होता है या फिर जो विक्टिम होता है उन दोनों के सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होते हैं। मतलब जिस कल्प्रिट ने तो डेफिनेटली कई बार कुछ हद पार करके क्राइम किया होता है। सो आपको विक्टिम की तरफ से लड़ने के लिए कभी कोई प्रेशर या फिर कभी कोई धमकी वगैरह कुछ मिला है? मतलब केसेस ऐसा कुछ है? मेरे खुद के प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं जब सीनियर के साथ थी तो मैंने ऐसे केसेस सुने थे जब भी कोई बड़ी पार्टी मतलब वो अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड लोग थे, कुछ इस तरह के लोग थे, और शायद उनका वो क्राइम भी कुछ मर्डर का था जिसमें एविडेंस मिल गए थे और बेल नहीं मिला। अगर एविडेंस है ना, डायरेक्ट एविडेंस कि बंदे ने मर्डर किया है, आई विटनेस होते हैं, जब खुलेआम किसी ने मर्डर किया तो आई विटनेस होता है। तो अगर वैसे विटनेस होते तो फिर वो पुलिस कोर्ट बेल नहीं देती, क्योंकि आदमी समाज को खतरा होता है। तो जहाँ बेल रिजेक्ट हुआ तो फिर पता चला कि वो लॉयर जो बेल का केस हारा था उसको बीच सड़क पे गोली मार दी गई थी। अरे बाप रे। तो फिर बहुत अजीब सा है कि कुछ पता नहीं चलता कौन कहाँ से क्या लीक हो रहा है। तो थोड़ा मतलब खौफ तो रहता है कि क्या है, मतलब कैसा हो सकता है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज में प्रैक्टिस कर पाते हैं या करते हैं। इतना निडर होके तो रहना थोड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट, क्योंकि क्रिमिनल मतलब क्राइम हो गया एक तरीके से, और जो क्राइम करता है वो डरता नहीं है। और डिफेंस लॉ जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें वही होता है कि हम वैसे ही लोगों के डिफेंस में बात कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा केस होता है तो उसके अंदर मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो सपोज मीडिया ट्रायल्स चल रही है तो उसका कोई इम्पैक्ट आता है उस चीज पे? बहुत एक्चुअली कोर्ट में नहीं आता। कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आता। कोर्ट अपना प्रोसीजर फॉलो करता है। लॉयर क्या लेकर आ रहा है एविडेंस, आप क्या स्टेटमेंट लगा रहे हो, क्या डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, इतना ही कोर्ट का काम है। मीडिया ट्रायल से फर्क नहीं पड़ता है कोर्ट के अंदर। मीडिया ट्रायल से फर्क बाहर पड़ता है सोसाइटी में। मीडिया ट्रायल क्या हो रहा है कि मीडिया वाले जो है वो वही चीज परोस रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। exactly. वो आपको सेंसेशनल वे में आपको चीजें दे रहे हैं। करेक्ट। तो ये तो न्यूज सेलिंग टाइप का हो गया, जो स्टोरी बेच रहे हैं। कुछ भी घटना कुछ भी हुई हो बट उनको सेंसेशनल वे में प्रेजेंट करना। अब इसमें क्या होता है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एज पर लॉ, लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लोगों को तो एक कहानी दिख रहा है। वो पहले से जज कर लेते कि कौन विक्टिम होगा। कौन... जैसे सुशांत सिंह राजपूत का अगर एग्जाम्पल ले ले, उसने सुसाइड की, उसका मर्डर हुआ, क्या हुआ कुछ पता नहीं है, लेकिन लोगों ने अपना परसेप्शन डालना शुरू कर दिया। फिर वो स्टोरी इस तरह से आई कि फिर इसमें एक लड़की का नाम आ गया, फिर उसको तो पूरा बुरी तरह से उसका अब जो जाने वाला था वो चला गया। लेकिन ये जो लाइफ लड़की है, इसकी भी लाइफ है, वो बारे में लोग नहीं सोचते। वो तो बस एज इफ कि कैसे भी इसको पनिश कर दो। वो अलग अलग वर्जन हर न्यूज चैनल, और न्यूज चैनल को विजिबिलिटी चाहिए, तो वो अपना वर्जन, अपना परसेप्शन, और इस तरह से चीजें जो करना, तो लोगों मतलब ऑडियंस को मैं बोलूँगी कि आपको एज ए ऑडियंस समझदार होना जरूरी है कि ये न्यूज वाले क्या बेच रहे हैं। अभी रिसेंट एक जो केस हुई है राजा रघुवंशी मर्डर केस की जो हुई है, वो तो इवन आई वाज फॉलोइंग, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया वे में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो एविडेंस जिस तरह से मेघालय पुलिस ने कलेक्ट किया है और जिस तरह से उसमें उस कल्प्रिट को पकड़ा है, कल्प्रिट उसमें तो घरेलू लड़की थी, बट जिस तरह से वो चीजें हुई उसमें लोगों का परसेप्शन अभी देख लो। उसमें पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया उसके अंदर। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बहुत दाद होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्रेजुडाइज हुए बिना, अफेक्ट हुए बिना उन्होंने सब चीजें लाई।
तो ये क्या है, एविडेंस भी स्ट्रांग है, उसमें पनिशमेंट भी स्ट्रांग आएगा। लेकिन अभी उसमें कहानियां, लेकिन अब तो डाई डाउन हो चुका है क्योंकि वो 1 महीने तक तो रहती है। लेकिन इसमें क्या था, क्लैरिटी भी था, एविडेंस भी क्लियर थे और कल्प्रिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी क्लियर थे। तो ये क्लैरिटी की वजह से जब भी टाइम के साथ ये डाई डाउन हो गया। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहती, जहाँ पे एम्बिग्यूटी रहती है, अब सपोज करो कि बॉडी नहीं मिली और वेपन नहीं मिला और अब लोग तुक्का लगा रहे हैं, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, फिर वो 50 तरह के। इससे क्या होता है कि होता कुछ नहीं है, कोर्ट में जब आप सबूत पेश करोगे कोर्ट में वही होगा। लेकिन लोग है ना, फिर ये सोसाइटी में अजीब सा एक फेयर आप फैला रहे हो ना, कि ये सोसाइटी ऐसी खराब हो गई है, ये हो गया। अभी अतुल सुभाष का केस अगर आपको याद होगा, उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। कितना भी आपके जीवन में दुख हो, जब आप सुसाइड कर रहे हो तो यू आर सकम्बिंग टू दैट फियर ना, आप उसको गिव अप कर रहे हो। अगर वो जीवित रह के उसको फाइट बैक करता तो ज्यादा बेटर हो सकता था। फाइट करके अगर वो एक सक्सेस स्टोरी लाता तो वो कोर्ट्स में भी प्रेसिडेंट सेट होता ना, फिर हम कहते हैं ये केस में ऐसे हुआ था। अभी जो उसने किया, सुसाइड नोट डजंट वर्क इन कोर्ट। और जब अगर रूल भी आता किसी कोर्ट का, तो आगे जाके केसेस जब लड़ते तो वो रूल के बेसिस पे भी जजमेंट हम लोग आगे मिल सकता था। हाँ, तो ऐसे सुसाइड्स अभी काफी सारे हुए हैं, लेकिन आप ये भी देखो ना, ये कुछ केसेस है, ये गिने चुने केसेस है, लेकिन दहेज के नाम पे बहुएं अभी भी जल रही है, वो कॉमन ही है। अब जब वो सब होता है, फिर लोगों ने रिएक्ट करना भी छोड़ दिया है, एज इफ की बहुत नॉर्मल है। तो एक्सेप्टेंस की भी बात है, और सोसाइटी में वो एक नया सेंसेशन चाहिए, बट लोगों को अपना दिमाग लगा के उस किसी चीज को एनालाइज करके उसको ग्रास्प करना बहुत जरूरी है। जो चीज मीडिया में भी आ रही है और काफी उसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि जो हमारे लॉज बने हुए हैं काफी बैक, मतलब बहुत सालों पुराने सिस्टम से चलने वाले लॉज बने हुए हैं। उस टाइम पे हम लोग ये मान के चलते थे कि जो एक वुमेन है वो काफी सप्रेस है एक्चुअली, और उनके कोई राइट्स नहीं होते हैं, और समाज में भी उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती थी। बट आई फील कि नाउ द थिंग्स स्टार्टेड स्लोली, वो चेंज होनी शुरू हो गई तो है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो 2005 में बना, उसके पहले एक्ट ही नहीं था। और कितनी केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें बहुओं को प्रताड़ना किया गया। बट ये एक्ट आया तो सही है, बट इनमें इन्होंने प्रोविजन ये ऐड नहीं किए। तो देखो अब क्या हो गया, एक्ट मिसयूज होने लग गया है। तो मिसयूज हो रहा है क्योंकि जहाँ पे एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो लड़कियां अभी भी जो उठ के केस फाइल नहीं कर रही हैं, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, वो तो माँ बाप के भरोसे हैं कि उनको कोई हेल्प करे, गाइड करे। वो वहाँ पे अब भी इस एक्ट का बेनिफिट नहीं पहुंचा है। जैसे आई थिंक एक केस रिकॉल हो रहा है, आई थिंक हमने डिस्कस भी करा था, वो साउथ में केरला का केस था जहाँ वो लड़की ने सुसाइड किया था। एंड मैंने वो वीडियो नोट उसका देखा, तो दैट वाज सो हार्ट रेंचिंग, क्योंकि वो लड़की की शादी अभी अप्रैल में शादी हुई थी और काफी ज्यादा उसको दहेज दिया गया था। अब दहेज की साइकोलॉजी यही होती है, वोल्वो कार तक दहेज में दी, वोल्वो कार के साथ, और काफी ज्वेलरी, गोल्ड भी का ऑलमोस्ट 800 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऐसा दिया गया। सो आप है ना, जब आप दहेज देते हो, दहेज क्यों गलत माना जाता है? जब आप दहेज देते हो, आप उनके एक्सपेक्टेशंस आप सेट कर रहे हो, और उनको वो दहेज कम लगा था तो उससे दहेज डिमांड करना शुरू किया। ये लड़की के साथ ये अभी की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सब बहुत ही नाजों से पले बड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो घर पे पत्थर काट तोड़ के आई है। वो अभी जब वो नए माहौल में आई, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसने अपने फादर को शायद बोला होगा, और फादर ने बोला तुम एडजस्ट करो। और उसका अगर आप सुनोगे तो उसका वही है कि मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो उसने बेचारी को समझ ही में नहीं आया कि वो कहाँ जाए, क्या करे, तो उसको सुसाइड करना बेटर लगा। तो ये भी एक सोसाइटी का फेलियर है। आप मतलब शादी के नाम पे आप क्या बना रहे हो? सिमिलर केस हो गया मैम कि जहाँ पे सुभाष को भी सुसाइड नहीं करना चाहिए था, और यहाँ पे इनको भी सुसाइड नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। तो शादी एज अ सिस्टम, लॉ तो अपनी जगह जो है, लॉ में क्या होता है, पीरियोडिक चेंजेस आते रहते हैं। अभी इतने सारे केसेस हो चुके हैं, तो अब मुझे लगता है ये जेंडर चीज से स्पेसिफिक ना होके अगर वो वैसे कर दे कि मेल या फीमेल कोई भी इसमें आप बेनिफिट ले सके, तो ये सब चीजों पे चल रहा है डिस्कशन। क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अभी चाइना में का भी मैंने सुना था कि चाइना में जो ये एलिमनी वाला जो लॉ है
या फिर डाउरी वाला लॉ है वो अगर पूरा हट एलिमनी, गया है? हाँ लेकिन एलिमनी वाला लॉ के बारे में अगर आप सोचो, आपको ये हाँ। बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अगर डिवोर्स लेना लो एलिमनी नहीं मिलेगी। अब इसमें होगा क्या, एलिमनी कोई भी, अगर आप किसी भी केस, सी आप एज ए ऑडियंस बात कर रहे हो, आप एज ए Yes. कॉमन मैन बात कर रहे हो, तो आपको सिर्फ ये सुनने में आता है कि अरे यूजी चहल एंड धनश्री वर्मा का डिवोर्स हुआ, ये भी है, हाँ। इतना करोड़ का इसको हम्म, एलिमनी मिला। हाँ वो सच नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं देख रहे हो कोर्ट के पेपर, लॉयर्स नहीं बता रहे, कॉन्फिडेंशियल होता वो है। कॉन्फिडेंशियल होता है। ये लोगों का अपना खुद का वो लोग अड़का लगाते हैं, और पैसे का प्रोविजन होता है, क्यों वो पैसे दे रहा है वो, क्योंकि उस पर एलिगेशन था, उसने इनफिडेलिटी का एलिगेशन लगा के ये डिवोर्स मांगा था। Okay. इनफिडेलिटी इज अ सीरियस ऑफेंस नहीं है, क्राइम नहीं है, बट इट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ओके। तो ये सब चीजें टेक्निकल डिटेल आपको पता ही नहीं है, आपको हाँ। लग रहा है अरे ये लड़की ने पैसे के लिए, नहीं, वो पैसे क्यों दे रहा है, क्यों वो उसको क्यों उसको देना पड़ा, क्योंकि वो ग्राउंड वैसा था। तो Correct. अब इसमें ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये होगी कि एलिमनी का प्रोविजन ये होता है कि अगर लड़कियां कैपेबल हैं Yes. अर्निंग के लिए, तो हाँ। एलिमनी ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत बेसिक अमाउंट, क्योंकि अब तो शी हैज़ टू मूव हर हाउस, उसको वापस से चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी, तो वो बहुत बेसिक होता है। लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चे का कंप्लीट लायबिलिटी फादर पे होती है। तो अगर आप एलिमनी का कोई भी लॉ लाओगे तो ये सब चीज़ें अफेक्ट होना, तो ये सब चीज़ें जो बच्चों के लिए, और फिर जो एक्चुअल लॉ क्या बोलता है कि जो हस्बैंड की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, Yes. कोई भी वाइफ को अगर वो अलग कर रहा है तो वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल, ये लॉ है। Okay. इतना ही है। अब इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हो, क्या करते हो, इसमें चीजें ये हो जाती है कि फिर अब जो जो गलत प्रेजेंटेशन करते हैं वो ये ऐसे बताते हैं कि अरे वी आर नॉट एबल टू मेंटेन आवरसेल्फ, बेसिक यही है। तो वो कोर्ट को सिर्फ इतना दिखाना होता है कि इस बंदे की तो सैलरी 50 लाख है, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, बस इतना ही वो लोग करते हैं कोर्ट पे। तो उसी बेसिस पे वो अलाउ कर देते हैं कि जब ये कमा रहा है, इज केपेबल ऑफ अर्निंग, वो देखा जाता है। अभी 2019 या 20 का कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नेहा वर्सेस रजनीश, इज अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैट्रिमोनियल केसेस, जिसमें वो डिफाइन किया गया है, जिसमें वो कॉलम डिफाइन किए गए हैं कि क्या क्या आपको डिक्लेयर करना है। उसमें एसेट्स, इनकम, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, इसके पूरे कॉलम्स बन गए। उसमें आपको 3 साल का सैलरी स्लिप, आपकी कितनी प्रॉपर्टी, आपकी कितनी ज्वेलरी, तो दोनों साइड का देखा जाता है। Okay. अगर आपने गलत किया तो फिर आपको परजुरी में उसमें वो पनिशेबल ऑफेंस है वो। Okay. तो ये जब दोनों पार्टियों का देखा जाता है, उस बेसिस पे चीजें दी जाती है, ऐसे नहीं कि ये कोर्ट मनमानी कर रही है। तो बहुत मतलब ये डिटेल वाली बातें नहीं पता होती है लोगों को, तो फिर वो क्या होता है, लोग अपने हिसाब से जज करते हैं। बट एलिमनी का लॉ सी हर केस अलग होता है, हर केस। अब मैं बोल तो रही हूँ, बट इसके साथ मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जिनकी शादी ही वाइफ ने इसी पॉइंट से किया कि शादी के बाद इनको पैसे लेने थे, डिवोर्स कर देंगे और फिर एलिमिनेट। डिवोर्स तो बहुत लास्ट स्टेप होता है, डिवोर्स इज द फाइनल स्टेप। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा मिसयूज एक्ट है इसमें, तो वो करके और फिर कैसे गलत गलत प्रोविजन। और फिर एक तो है मेरा क्लाइंट, उसके तो वाइफ ने कोई केस छोड़ा ही नहीं, उसको जो एलिगेशंस बनता लगा देते हैं, FIR लगा दो, चार्जशीट हो जाएगी, तो बंदे को बार बार बेल लेना पड़ता है। तो जितना भी FIR चार्जशीट हो, बहुत ही अरेस्ट है। तो ये मेरी एक और लॉयर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने केस आई थिंक लड़ा था कि जहाँ पे एक लड़की को अरेस्ट इसीलिए करा था कि उसने अब तक 12 या 13 शादी कर ली थी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना तो उसका यही था सिस्टम, 1 साल शादी करो, उसको ये फेक केसेस फाइल करो, पैसे वसूलो, फिर डिवोर्स दो, फिर दूसरी शादी करो, पैसे वसूलो, फिर उसको डिवोर्स दो, तीसरी शादी करो, ऐसे करके कि उसकी 14 या 15 जब इन्वेस्टिगेशन हुई फाइनली, देन पुलिस को पता लगा कि इसकी तो 15 शादी हो चुकी है अब तक, और सब में वो सेम। सरप्राइजिंग कि किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, ये मेरे पास मेरे सीनियर के साथ जब मैं काम करती थी 10 साल पहले, तो उनकी एक क्लाइंट थी इस तरह की, जिसके तीसरा डिवोर्स हम करवा रहे थे, एंड वो पूरे मौज में ही थी, एंड हमको ऐसा पूरा अंदाजा था कि तीसरे डिवोर्स के बाद भी फिर शादी करेगी। तो मैं तब नई नई प्रैक्टिस मैंने किया था, तो आई वाज वेरी शॉक कि ऐसे लोग कर कैसे लेते हैं। तो ये मेरे लिए इमोशनली थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन मेरा सीनियर बस वो बहुत सीजन्ड लॉयर थे, तो उनको लगा, बोले कि नहीं ये सब तुम जज मत करो, जस्ट होप कि वो नेक्स्ट टाइम भी जब उसको डिवोर्स लेना हो तो हमारे पास ही आए। अच्छा, बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो सोच रहे थे। सो इसमें एज अ लॉयर तो मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि
क्या है, क्राइम है, क्रिमिनल है, नहीं मैम, तो इसमें सोसाइटी का लॉ। हाँ, मेरा सोचना ये है कि जब हमें पता है कि लॉ को इतना मिसयूज हो रहा है तो लॉ में कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर इतना इजीली मिसयूज हो रहा है, मतलब इवन पुलिस को भी पता है, लेकिन पुलिस भी, अब लॉ बना हुआ है तो पुलिस को सबसे कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये इसमें देखो, इसमें लॉ तो ये नहीं बना है ना कि दोबारा शादी नहीं कर सकता। शादी पे तो कोई वो रोक नहीं है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको अलाउ करता है कि आप डिवोर्स हो रहा है, बट इसमें लूप और मतलब ना लॉ की है ना मैरिज सिस्टम की है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि वो जब 14-15 बार शादी कर, देयर इज नो वन ट्रैकिंग हर। अगर उस पर पहले ही क्रिमिनल कंप्लेन होता है कि ये उसका मोडस ऑपरेंडी है, तो कुछ हो सकता है। तो अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब कौन सा बंदा कौन से पॉइंट से परसीव करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। व्हाट आई फील इस केस में कि जस्ट माय पर्सनल है, थोड़ा मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि डेफिनेटली जो डिवोर्स का जो मामला होता होगा वो उसकी तरफ से ही होता होगा, राइट। जो हस्बैंड है वो तो फाइल नहीं करता होगा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो इसके अंदर लॉ के अंदर मतलब अगर फीमेल या फिर वाइफ अगर डिवोर्स के लिए फाइल कर रही है या फिर एलिमनी मांग रही है, तो उसकी थोड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वेदर शी इज एक्चुअली एलिजिबल एंड व्हाट आर द कंडीशन कि वो डिवोर्स मांग रही है। अभी देखो, अभी ये लड़की तो क्रिमिनल माइंडेड है। हाँ, इसने अपना मोडस ऑपरेंडी ही यही बनाया। शी इज अवेयर ऑफ द लॉ। हाँ, डीवी एक्ट क्या बोलता है? डीवी एक्ट आपको अलाउ करता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रही हूँ, कि आपको अलाउ करता है कि आप कोर्ट में आकर आपने वर्बली बोल भी दिया ना कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। कोर्ट सबूत नहीं देखती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अब यही बात बोलेंगे, अगर ये बात नहीं, ये बात बेसिक है, एक्ट में लिखा है। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज आप सामने हो, तो ये बोलेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। अब वो तो बोलेगा ना, एविडेंस के बिना ये बोल रही है, तो आप कैसे मान रहे हो? मतलब इस चीज पे बहस होगी। तो जो मोडस ऑपरेंडी ही जिसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाया हुआ है, अगर पैसे उसने ले रही है तो जरूर ये डीवी एक्ट यूज किया होगा। तो बहुत से जो क्रिमिनल माइंडेड लड़कियां हैं वो इस तरह से करती है कि वो फेक एविडेंसेस भी जुटाती रहती है, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग हार्म करके, एंड फिर वो उसको इस तरह से दिखाना कि मुझे इंजरी किया गया, और फिर तब वो बंदा कैसे प्रूफ करेगा कि नहीं ये इंजरी उसने नहीं किया है। तो ये सब चीजें, वो क्रिमिनल माइंडेड, यहाँ पे एक लॉयर का गेम होता है, पूरा लॉयर का गेम है। दो पार्टी है, दोनों की तरफ से लॉयर्स खड़े हैं, ठीक है। अब लॉयर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है, पर रिसेंटली मेरे खुद के प्रैक्टिस में मैं खुद देख के हैरान हूँ कि मतलब लड़की किसी भी हद तक कुछ भी कर रही है, झूठ बोल रही है। मतलब एज अ हस्बैंड साइड लॉयर मैं बोल भी रही हूँ कि ये झूठ बोल रही है, बट कोर्ट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें दो तरह का एस्पेक्ट है। उनको ना कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट वो देंगे, उनके उसके बाद का भी वो सोचते हैं। तो उसमें दो चीज़ होती है। अगर वो बाय डिफॉल्ट, अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, मेंटेनेंस अलाउ कर देते हैं। अच्छा खासा मेंटेनेंस अलाउ कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा? अगर हस्बैंड या तो पैसा देगा, क्योंकि नहीं देगा तो फिर वारंट इशू होता है, और अगर उसको नहीं देना तो वो फिर ही कैन फर्दर अपील। फर्दर वो अपील करेगा जो हायर कोर्ट में, तो फिर वहां पे सुनवाई होगी, फिर वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर जजेस को ये भी लगता है तो सेफर साइड में वो ग्रांट कर देते हैं। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ, मतलब बहुत हद तक लॉयर लेवल पे ही आप क्या फैक्ट्स लेके आ रहे हो, आप कैसे उसको क्रॉस कर रहे हो, तो वो उस लेवल पे है। और जजेस के टेबल पे जब दोनों साइड के फैक्ट्स और पॉइंट्स आ जाते हैं, तो बेस्ड ऑन विच दे ग्रांट। फिल्म्स या फिर वेब सीरीज में देखते हैं कि कैसे प्रोसीडिंग्स होती है, कैसा माहौल होता है, तो क्या रियल कोर्ट में भी उसी तरह के होते हैं सीन्स या फिर कुछ? नहीं, रियल कोर्ट बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है। आप जितना ड्रामा देखते हो टीवी पे, इतना नहीं उसका होता। 1% भी नहीं होता। उतना ड्रामा कर दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, आप कोर्ट में चिल्ला नहीं सकते, जोर से बात नहीं कर सकते। अच्छा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल कोर्ट बोरिंग होता है। और रियल कोर्ट में अभी जैसे मूवीज में ऐसे होता है कि एक ही केस दिखा रहे हैं, वो एक्टर्स को दिखा रहे हैं और वो पूरा ड्रामेटिक दिखाते हैं। इतना ड्रामेटिक नहीं होता है। एक कोर्ट के पास एक दिन में 70 से 100 केसेस होते हैं। अरे इतने सारे? उतने सारे केसेस एक दिन पे होते हैं। अच्छा। तो दे डोंट हैव टाइम आपके ड्रामा के लिए। सो व्हाट दे डू, एक मैटर कॉल आउट होता है सीरियल नंबर से। जब वो कॉल आउट होता है तो उसमें जो स्टेप उनको लेना है लॉयर्स को या पार्टीज को, वो जस्ट बोलते हैं, और अगर इट इज क्लोज तो उनको नेक्स्ट डेट मिल जाती है। अगर
सपोज करो कि लॉयर ही टाइम पे नहीं पहुंचा या उनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कुछ है, तो फिर वो मैटर बैक किया जाता है। मतलब वो मैटर को थोड़ी देर बाद फिर से जब पूरा बोर्ड कॉल आउट हो जाएगा तो उसके बाद से उसको लिया जाएगा। बोर्ड कॉल आउट होने के बाद फिर चीज़ें होती है, जैसे कुछ चीज़ मैटर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए रखे जाते हैं, फिर कुछ मैटर्स होते हैं जो एविडेंस के लिए रखे जाते हैं। इन सब चीज़ों में टाइम जाता है। आर्ग्यूमेंट्स में आधे घंटे से लेके 1 घंटे का टाइम लगता है। फिर जजेस है ना वो स्लॉटिंग करके रखता है, जैसे एविडेंस रिकॉर्ड करना है उसमें आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम रहता है। फिर लंच ब्रेक होता है। फिर सपोज किसी का 313 बोलते हैं स्टेटमेंट, जैसे जिसके अगेंस्ट केस अब क्लोज होने वाला है ना, तो उसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कि तुमने ये चीज़ें की है नहीं की है, वो उस तरह से। तो ये सब स्लॉटिंग के बाद आई थिंक टाइम इतना होता ही नहीं। और अगर कई बार ऐसे होता है, खासकर मैट्रिमोनियल केसेस में ज़्यादा ड्रामा होता है, तो फिर वो जजेस टॉलरेट नहीं करते, वो निकाल देते हैं आपको कोर्ट से। तो आपको जो बहस करनी है आप बाहर जाके करो। रोना धोना भी होता रोना धोना होता है। फिर ये सब रीजन से अगर आप बांद्रा फैमिली कोर्ट में जाएंगे, फैमिली मेंबर्स ऑफ द वो पार्टीज आर नॉट अलाउड इनसाइड द कोर्ट। अच्छा, सिर्फ हस्बैंड वाइफ वो आप अंदर नहीं आते। उनके लॉयर जो होंगे वो, उनके लॉयर जो है वो, बस तो वो अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि सब हो चुका है ना। अंदर आके फिर वो बहू है, बहू माँ डिमांड करे तो बहू को गाली देना शुरू कर देंगे। मैंने खुद कितनी बार देखा, पूरे फैमिली वर्सेस फैमिली को लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, बट इट इज नॉट अलाउड। कोर्ट प्रोमाइसेस में पुलिस होते हैं, वो आपको भगा देंगे वहाँ से, तो इतना ड्रामेटिक नहीं होता है। लेकिन हाँ, मूवीज में हाईलाइट करना तो ड्रामेटिक तो रखना ही पड़ेगा। तो मुझे खुद पसंद है क्राइम सीरीज काफी सारे, तो मैं फॉलो करती हूं। अच्छी क्राइम सीरीज आ भी रही है वैसे तो। हाँ, अभी तो काफी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक की एलिमिनी के बारे में, राइट, तो मुझे एक थॉट आया था कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, खासकर यूएस में, कि आप एक एग्रीमेंट साइन कर लो पहले, कि एक शादी से पहले, कि अगर हमारे 1 साल के बाद, जैसे अभी जेफ बेजोस की शादी हुई थी, तो उसने एक एग्रीमेंट साइन करा है कि अगर 1 साल के अंदर डिवोर्स हुआ तो इसको इतने रुपए मिलेंगे, इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी, 2 साल के बाद इतनी मिलेगी, 3 साल के बाद इतनी मिलेगी। मतलब पूरा उसने अपना जीवन ही उस हिसाब से डिसाइन कर लिया कि जितने टाइम के बाद वो मेरे से डिवोर्स लेगी उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से उसको मिलेगी। एंड इट इज वैलिड एक्चुअली यूएस। बट इंडिया में क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है अपने इंडिया में? प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट इज एक्चुअली नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली तो हिंदू मैरिजेस होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी इज अ पूजा टाइप की चीज है, उसमें आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल एंगल है, और 7 जन्मों का बंधन, ये सब माना जाता है। लेकिन वो पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतने साल में अगर डिवोर्स हो गया तो ये ऐसे, ये सब चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे तो अच्छे वे में ही शादियाँ होती है। बट हाँ, अभी जैसे वही केरला वाली लड़की की बात की हमने, उसमें दहेज दिया गया, तो ये सब चीजें आप डॉक्यूमेंट कर सकते, ये आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो, वी आर गिफ्टिंग दिस, एंड वो दोनों पार्टी से साइन कर लो ना, सिर्फ गिफ्ट का, ये नॉट कि आप शादी के बारे में नहीं कि हम फ्यूचर में डिवोर्स लेंगे नहीं लेंगे, नहीं। हम मैं इतना गोल्ड हम दे रहे हैं, इतनी जो भी चीजें आप दे रहे हो, वो उसका एक डॉक्यूमेंट कर लो। इट्स नॉट एन अग्रीमेंट, इट्स जस्ट एन एफिडेविट काइंड ऑफ थिंग। एक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर लो जिसपे दोनों साइड की, हम दे रहे हैं, ये ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप ये डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अगर वो कल को लड़की ये नहीं बोलेगी कि अरे मतलब, या कोई भी पार्टी नहीं बोलेगा कि अरे हमने, मतलब वो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि जैसे जिस केस की मैं मेंशन कर रही थी थोड़ी देर पहले, उसमें यही हुआ, वो अपना सारा शादी का ज्वेलरी लेकर जा चुकी है, लेकिन कोर्ट में वो आके बोल रही है कि मैंने ज्वेलरी नहीं लिया, ये ज्वेलरी ससुराल वालों के पास। अब ये कैसे प्रूव करे? क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्होंने थोड़ी ना सोचा कि ये फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा। तो अगर मतलब ये बेसिक ज्वेलरी रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप 2 पार्टी में नहीं कर सकते, आप खुद से ये चीजें बना लेके हम ये कर रहे हैं, बट 2 पार्टी का होता है तो वैलिड हो जाता है कि हाँ ये हम चीजें हैं जो हम दे दो। इस सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आप क्रिएट कर सके जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी हुआ है और हम लोग के लॉज थोड़े पीछे भी है, ताकि ये मिक्सचर में बहुत सी चीजें अभी चल रही है। लॉज पीछे है, लेकिन लॉज इनकेपेबल नहीं है, लॉज मिसयूज हो रहे हैं। शादी एज अ सिस्टम, अब शादी एज अ सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ पता है क्या हुआ है? जैसे कि इंडियन मैरिज सिस्टम जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, जितने भी मैंने केसेस देखे, तो पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि बहू आएगी, तो मोस्टली दे वांट कि बहू आएगी तो वो घर के सारे काम संभालेगी। आई डोंट नो ये एक्सपेक्टेशन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, व्हाई शी सपोज टू लुक आफ्टर योर हाउस, व्हाई कांट यू हायर अ मेड, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन वर्किंग हो गया ना, ठीक है। अब हाँ, और जो
लड़का है वो तो फंस जाता है बेचारा, वो उसको वाइफ चाहिए, पर वो पेरेंट्स को ये नहीं कर सकता कि वाइफ की साइड ले ले, तो वो तो पीस रहा है। यस अब लड़कियां इतनी भी बोल्ड होती जा रही है। पहले का जो जमाना था, मेरी मम्मी के पहले के जमाने की बात कर रही हूँ, हाँ लेडीज गर्ल्स वर ट्रेंड, करेक्ट उनको तो जाके घर संभालना है, करेक्ट तो लड़कियां वर ट्रेंड लाइक दैट मेंटली। अब वो नहीं है, अभी लड़कियां सब कर रही है और वाई शुड नॉट दे। यस तो ये चीज़ें जो चेंज हुई है ना, तो लड़कियां बहुत एडवांस हो गई है, बट लड़कियों का एडवांस लड़कियों को अब्जॉर्ब करने के हिसाब से सोसाइटी एडवांस नहीं हो पाई। नहीं हुई yes. तो जो जनरेशन गैप हो गया बहुत। जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हुआ है कि एक ही घर में, हाँ अगर जो इन लॉज की बात कर रहे हैं, इन लॉज पॉइंट ऑफ व्यू से उनका परसेप्शन बेटी के लिए अलग होगा, बहू के लिए अलग होगा। करेक्ट, बेटी को वो हर कुछ अलाउ करेंगे, वो एक ऐसा होगा पता है कि उनके ये- थोड़ी मेंटलिटी सबसे होगी कि हम जब बहू बन के आई थी तो हमने तो बहुत काम किया। बट आपकी बेटी भी है ना, हाँ फिर आप अपनी बेटी के लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, हाँ क्या बेटी को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो correct. आपका मेंटल जो गैप है ना, yes. ये जब तक आप नहीं कम करेंगे तो सोसाइटी तो ऐसी। और एक चीज हो रही है कि पहले अभी भी बहुत से रिसेंटली दो तीन बहुओं के मरने के भी केसेस हुए थे, जिसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि दे ट्राइड अप्रोचिंग देयर पेरेंट्स, जैसे वो लड़की का सुसाइड हो गया और Yes, एक yes, लड़की को yes. हस्बैंड ने मार दिया था, यूपी के कहीं की घटना थी। हम्म, तो उसमें ये हुआ कि दे ट्राइड अप्रोचिंग देयर पेरेंट्स डिडंट सपोर्टेड दैम। ओके ठीक है, वो बोले पता है तुम्हारा घर है, तुम एडजस्ट करो। ओके वो एडजस्ट क्या करे, वो मार खा रही है घर पे। हाँ तो that is ये not, हाँ, तो क्या हो रहा है, एक ना शादी करके ना, मतलब लड़की को मतलब आप ऐसा छोड़ दो, वो जाने उसकी जिंदगी जाने। एक चीज ये हो रही है इसमें, इस तरह के जो इन लॉज हैं वो गलत ये तरीके से पर्सपेक्टिव ट्रीट कर चेंज रहे हैं, होना चाहिए। बहुत कुछ। मतलब ये शादी, अब सोसाइटी में चाहते क्या हो, लड़कियों को लेके अब तक चढ़ क्यों रहे हो आप। और एक सिंपल सी चीज देखना, गर्लफ्रेंड है ना, तो जितने वो ड्रेसेस मॉडर्न टाइप के पहनेगी, लड़के को बहुत पसंद है। जैसे ही हाँ, शादी होती है, होगी तो अरे हाँ, तू ऐसे traditional। ट्रेडिशनल पहन, तो लड़की तो वो वाले पॉइंट से वो एडजस्टेड है। इसके लिए वो मैच नहीं हो पाता है। मैच कैसे, फिर बोला ये शादी के बाद आपका चेंज हो गया, बट वो बेचारा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा। बट ये सब पॉइंट्स पे क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ और बेसिक जो मुझे लगता है ना, यूएस में फिर भी क्लैरिटी क्यों है कि शादी के बाद कौन रहता है सास ससुर के साथ, हाँ न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं न्यूक्लियर साथ-साथ। फैमिली में रहता है। न्यूक्लियर फैमिली यहाँ इंडिया में होना शायद सोसाइटी वाइज अब क्या डिफिकल्टी नहीं आई नहीं थिंक है, अभी हो रही है, मतलब काफी हो रही है, लोगों लेकिन को मूव ऑन करना पड़ता है जॉब्स की वजह से, हाँ, बिजनेस की वजह से। तो सिटीज अगर चेंज हो रहे हैं, मेट्रो सिटीज में तो बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैमिलीज हैं जो साथ में रहते हैं। और मतलब पेरेंट्स अगर इंटरफेयर ना करे कि बेटे की लाइफ है ना, आप बहू को तंग करोगे तो बेटे की लाइफ अफेक्ट हो रही है, थोड़ा एक्सेप्टेंस थोड़ा सा और बेटर करोगे ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि 21st सेंचुरी है, लड़कियां अब स्मार्ट हो गई। स्मार्ट लड़कियां क्यों आपको अच्छी नहीं लग रही है, दे आर डूइंग सो मेनी नाइस थिंग। हमारा सोसाइटी कितना चेंज हो गया, मॉडर्न लड़कियां, और कितनी हर जगह इक्वलिटी आ गई है, बट हम समहाउ ये डोमेस्टिक केसेस में पीछे हो जा रहे हैं। और इसका एक एंगल यही है, और एक्चुअली एक रीजन ये भी है कि हमारा सोसाइटी बहुत मिक्स टाइप ऑफ सोसाइटी है। एग्जैक्टली हाँ, ये मिक्स काइंड ऑफ क्राउड है। एक एक्चुअली एक सोसाइटी ऐसी भी है जहाँ पे एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज है वो बहुत यूजफुल है, मतलब इट इज रिक्वायर्ड, इनके लिए बहुत यूजफुल है और वो यूज कर सकते हैं इसको। पर मुझे लगता है कि जितना लॉ ये यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा तो मिसयूज में जा रहा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे उनको पता है लॉ, हाँ वो फिर उनको बैकिंग होती है। yes. अब लड़कियों को काफी सारे लड़कियों को इस तरह के सपोर्ट होते हैं कि व्हाई डोंट यू डू दिस। यस यस यस। और ये क्या होता है, एक साइकोलॉजी इस तरह से हुई है ना कि शायद उनके पिछले जनरेशन में किसी ने सफर किया हो तो फिर वो रिवेंज भी होता है ना साइकोलॉजिकली, yes. कि अपनी बेटियों के थ्रू कि हाँ ये कर वो केसेस करो, इसको टॉर्चर करो, ये पैसे देंगे। यस यस यस, हो सकता है। तो ये काफी साइकोलॉजिकल चेंज जैसा होते जा रहा है। बट ओवरऑल मैं क्या बोलती हूँ, जितना मतलब एक लड़के और मतलब अगर लड़की को गलत सपोर्ट ना मिले, नेगेटिव सपोर्ट ना मिले, या लड़के को भी, दोनों वे है, तो दे ट्राई टू एडजस्ट विद ईच अदर। कोई भी कपल डेफिनेटली किसी की बैकिंग तो होगी डेफिनेटली अगर ऐसे केसेस में, अदरवाइज इंडिविजुअल नहीं सोच सकता है। नहीं तो फिर वही, और फिर तो क्या होता है कि इंटरफेरेंस जितना कम रहेगा ना, तो दे विल बी पीसफुल। ये इंटरफेरेंस हो रहा है हर जगह, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है इंटरफेरेंस तो है। इसीलिए तो आई थिंक कोर्ट में भी टाइम मिलता है कि
तुरंत आपको डिवोर्स नहीं मिलता, लेट्स उनको एक बफर पीरियड दिया जाता है कि मोस्ट पैचअप हो जाए दोनों का। उसमें उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, हम्म। काउंसलर्स बैठ के उनके साथ डिस्कस करते हैं कि इफ दे कैन बी पैच्ड अप, वो सब कोशिश की जाती है। और कई बार वो जब तक कोर्ट में आते तब तक मतलब काफी बात आगे बढ़ चुकी होती है, कभी नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो हुआ है, हो जाता है। डाउरी केसेस लड़ते हो एंड इवन फ्रॉम द हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लड़ते हो, राइट? डेफिनेटली कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रख के अगर आप केस के बारे में, कोई केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहो। मेरा एक क्लाइंट है, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी शादी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हुई। हाँ। तो उसको जब वो फॉर्मेलिटी जो की उन्होंने मिलने की, तो फिर उसकी सैलरी स्लिप देखी गई। अच्छा, ओके। और इन्होंने पूरा फेक किया, मतलब वो लड़की को बहुत ही हैवी मेकअप में उसको प्रेजेंट किया गया। हाँ। तो वो देखने में डिसेंट लगी। आई डोंट नो, मतलब जो शादी के फोटोज में शी इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस, जब मैंने उसको रियल में देखा है कोर्ट में तो शी डजंट लुक लाइक एनीथिंग लाइक दैट। मैच नहीं हो रहा था, मतलब मैच नहीं होता। तो फिर मैंने तो आई वाज शॉक। तो उसने बोला नहीं, वो उन्होंने ऐसे किया था। ये लड़का इंजीनियर है, बीटेक है एंड इज इनटू इंजीनियरिंग जॉब। ये लड़की मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसने लड़की का एजुकेशन देखा, इसको लगा कि शी इज़ ऑल्सो इन दिस फील्ड, तो हम दोनों मिलके आईटी जॉब्स, क्योंकि उसके घर में ही और भी जो रिलेटिव्स थे वो इस तरह के हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी कपल्स, तो बोथ आर अर्निंग गुड इस तरह से। तो सेम ही थॉट फॉर हिमसेल्फ कि अरे पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी है, और हम लोग मतलब मिलके सेम जॉब। और आई थिंक उसने उसको जावा की ट्रेनिंग भी दी ओके शादी के बाद। हाँ। बट उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटेंशन ही शुरू से यही था कि अच्छा उसको झूठे केसेस करने थे। ओके तो अब इसमें क्या हुआ कि पहले तो वो रहती नहीं थी, पहले वो कहीं जॉब करती थी, जिस जॉब के बारे में उसने घर वालों को बताया ही नहीं, ससुराल वालों को बताया नहीं, वो कहाँ जॉब जा रही है कुछ पता नहीं। ओके अब ये नई नई लड़कियां, लोकल शादी है बॉम्बे के अंदर ही, तो अब ये लोग नई नई शादी, ये लोग क्या बोले, तो ये दे ऑल्सो ट्राई टू एडजस्ट। फिर ये बोलती थी मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, पैसे की डिमांड करती थी। हाँ। मेरे भाई की शादी फिक्स हो रही है, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है। तो वो सब थोड़ा सा टू मच जब होने लगा, तो और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने मायके चले जाते थे। फिर मायके जाते 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 फिर जब इसके भाई की शादी हुई तो इसके हस्बैंड को इनविटेशन नहीं आया। अच्छा नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा वो। हाँ। वो नहीं गया। इसने अपने पूरा बैग पैक किया, सब ज्वेलरी लेके वो चली गई तो नहीं आई वापस। अच्छा ओके। नहीं आई और भी इस चीज को हो गया 1 साल, 6 महीने साल भर हो गए, वो आई नहीं रही है। तो फिर इसने एक लीगल नोटिस भेजा हस्बैंड ने कि टू आस्किंग हर टू कम बैक। Okay. इसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बोलते हैं। ये सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है। हाँ. इसमें क्या है कि शादी के बाद कोई भी स्पाउस अगर अलग हो रहा है तो यू हैव ऑल द राइट टू आस्क द स्पाउस टू कम बैक। ओके। ये बेसिक राइट है। किसी भी हस्बैंड, कोई भी वाइफ अगर घर छोड़ के चली गई है, ये लीगल नोटिस अगर आप करते हो तो आप बहुत चीजें बचा सकते हो ओके। केस खराब होने से। आई डोंट वेट। तो ये लीगल नोटिस जब इसने किया तो इसने रिप्लाई में बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगी। ओके। फिर उसके बाद इसने आरसीआर का पहले लीगल नोटिस गया, फिर इसने केस फाइल किया, फिर केस फाइल कर दिया। फिर केस फाइल करने के बाद जब उसका समन्स उसको पहुंचा, फिर उसने अपनी हरकतें शुरू की प्रेशराइज करने के लिए। फिर उसने फाइल किए डाउरी हरासमेंट का केस, जबकि डाउरी का कोई सीन ही नहीं था। करेक्ट। इक्वल शादी हुई थी, इक्वल खर्चा निकाला गया था। अब इनके पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हाँ. इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे पॉइंट में, अगर डॉक्यूमेंटेड होता ये शादी में इतना खर्चा हो रहा है, हम इतना खर्च कर रहे हैं, हम इतना खर्च कर रहे हैं। बट आई थिंक लोग कैश में खर्च करते हैं और फिर टैक्स वैक्स का चक्कर ना लगे, ये सब चीजों की वजह से छुपाया जाता सब है। अच्छा लगता है। हाँ, कि जितना आप डिक्लेयर करोगे वो टैक्स में फिर ये होता है। तो फिर जो भी हो, फिर ये इसने लगाया डाउरी हरासमेंट। डाउरी हरासमेंट के बाद फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस। ओके। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल होते होते फिर क्या हो गया, 2019-20 तक उसने डाला था इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन। इंटरिम मेंटेनेंस होता है जब तक केस चल रहा है तब तक उसको कोई मेंटेनेंस की अमाउंट चाहिए। उस समय ऐसा था कि वो शी वाज वर्किंग, कोर्ट ने देखा शी वाज वर्किंग, शी इज क्वालिफाइड, बच्चे हैं नहीं, करेक्ट, उसका इंटरिम रिजेक्ट हो गया। ओके। जैसे ही इंटरिम रिजेक्ट हुआ, इस लड़की ने 4 केसेस और फाइल कर दिए। किस बेसिस पे? अलग अलग प्रोविजन पे। अब ये बंदा है थोड़ा, इसको जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिसकी इमोशनली
थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा वीक होता है, तो अगर आप उनको कुछ खराब से बुरा से बोलोगे तो वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। ये बंदा उस तरह का ओके। तो अगर आपने इसको पोक किया तो ये तुरंत रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन में फ़ोन पे गाली दे देना, जैसे फ़ोन करके एक गाली सामने से दी, अपनी तो नहीं बताएंगे, और जिसने से पलट के 3-4 गाली दे दी तो वो रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा। फिर वो किसी भी औरत को, चाहे वो आपकी वाइफ हो, SMS या फ़ोन पे गाली देना इज़ अ क्राइम, पनिशेबल ऑफेंस है। 509 IPC था, अभी वो चेंज होके कौन सा सेक्शन है मुझे याद नहीं है, बट दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो वो उसका केस फाइल किया क्योंकि उसके काफ़ी सारे एविडेंसेस थे कि उसने फ़ोन पे, ईमेल पे उसको गालियाँ दी थी, क्योंकि ये फ़ोन ब्लॉक कर देती थी नंबर। करेक्ट। तो वो मैसेजेस करता था। हाँ, तो प्रूफ आ जाता था, वो रिकॉर्ड हो जाता था। रिकॉर्ड उन्होंने किए। हाँ। और करके करके फिर फाइनली FIR पुरानी थी 2018 की, उसका उन्होंने चार्जशीट बनवाया, चार्जशीट फाइल करवा के, और फिर पहले तो ट्राई किया कि बंदा अरेस्ट हो जाए। तो जज अच्छी थी, उन्होंने बोला कि आप, मैं ही अपेयर हुई थी, उन्होंने बोला आप इमीडिएटली इसकी बेल एप्लीकेशन आप लगाओ। तो वो बेल तुरंत ग्रांट हो गया, तो वो अरेस्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने फाइल किया अब ये जो 498 जो केसेस होते हैं ना डाउरी हरासमेंट, तो उसमें बिहार स्टेट को छोड़ के बाकी हर जगह एंटिसिपेटरी बेल मिल जाता है। अच्छा। बेल इन एंटिसिपेशन, तो वो पहले मिल जाता था। एंटिसिपेटरी बेल इनको मिला हुआ था पूरी फैमिली को। इन्होंने फिर फाइल किया कैंसलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। ओके। और वो करवा भी लिया। अच्छा। एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल भी हो गया। ओह। देन अगेन सिचुएशन आ गई कि बंदा अरेस्ट हो सकता है। अब ये वर्किंग बंदा है, IT जॉब में, तो इसके तो जॉब खतरे में आ जाती है ना अगर एक बार भी अरेस्ट हो गया। तो फिर देन वी सॉ कि यार देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रेगुलर बेल, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो फिर रेगुलर बेल लगाया, वो कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, तो ये फिर बच गया। तो इसको इतने सारे सिचुएशन में फंसाना कि ये फंस जाए, अरेस्ट की सिचुएशन आ जाए और ये इनके प्रेशर में आ जाए। और हमने एक बार इनसे बात करने की कोशिश की कि आपको क्या चाहिए, तो देयर डिमांड वाज 40 to 50 lakhs। सो ऐसे ऐसे चीज़ें, मतलब इस तरह के लॉ के प्रोविजन, तो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना कि वो लॉ आप अट्रैक्ट कर सको और फिर वो केस फाइल कर सको और फिर किसी को फंसा सको। ओके। तो ये इस तरह की, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वो कब लगाएगी, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, चाहे वो फेक हो, चाहे वो इसने इंस्टिगेट किया हो, एक तो है कि डिस्प्यूट के बाद वो घर छोड़ कर जाएगी। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती हो, आप RCR जो मैंने बताया था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का एक लीगल नोटिस डालो, आस्क हर टू कम बैक। हाँ, करेक्ट। उसमें आप एक टाइम पीरियड देते हो उसको, 2 to 4 weeks, वो नहीं आती है, फाइल अ केस। अगर आपका ये केस पहले से फाइल है, फिर वो जाके डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करती है, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। अच्छा, कैसे प्रूफ? क्योंकि आप तो अपना इंटेंशन, आपको क्राइम केसेस में इंटेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मेरा तो इंटेंशन ये था, मैं तो इसको बुला रहा हूँ, ये आ नहीं रही है। करेक्ट। सो मैम, अगर क्लाइंट गिल्टी हो तो एथिकली आप उसे कैसे डिफेंड करते हो? जब आपको पता तो लग ही जाता है लॉयर को कि मेरा क्लाइंट गिल्टी है, तो क्या होता है फिर आगे? एक एज अ लॉयर, जो मैंने पहला लेसन सीखा था मेरे सीनियर से, वी नेवर डिक्लेयर आवर क्लाइंट एज अ गिल्टी। हम कभी नहीं मानते कि वो गिल्टी है। सब कुछ सर्कमस्टेंशियल होता है, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल, हम सर्कमस्टेंसेस सामने लाते हैं। तो जैसे अगर किसी ने मर्डर किया है और वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है, तो वो क्राइम नहीं है। अगर कोई लड़की है और किसी उस पर कोई अटैक हो रहा है, उसने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, तो शी इज नॉट अ क्रिमिनल, उसने खुद के प्रोटेक्शन में किया। तो इस तरह से ना बने हुए हैं लॉ में ही प्रोविजंस बने हुए हैं कि मर्डर इज अ क्राइम बट सेल्फ डिफेंस में किया हुआ इज नॉट अ क्राइम। तो इस तरह के प्रोविजन, अगर मैं एक ही क्राइम के डिटेल में जाऊंगी तो बहुत सारे हैं। तो बेसिकली यही होता है कि डिफेंस में हम यही चीज़ें इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ये इनोसेंट है बंदा, और इसको या तो फ्रेम किया जा रहा है। हाँ, तो वो होता है कि हम फैक्ट्स लाते हैं। और कई बार हमको पता, बहुत पहले मुझे एक अननोन नंबर भी नहीं, वो नंबर्स डिस्प्ले भी नहीं हो रहा था, मुझे एक बार कॉल आया और वो बंदा मुझे पूछ रहा है अगर मर्डर हो गया तो ये क्या होगा, वो क्या होगा। एंड आई गॉट स्केयर्ड, मैंने कहा ऐसा कोई पूछ रहा है क्यों? मैंने बोला अरे ऐसा है तो पुलिस स्टेशन आपको चार्जशीट फाइल करेगी तो अपने बेल, मर्डर अभी हुआ नहीं। He was
प्लानिंग टू मर्डर। तो वो लॉयर से ही फोन करके पूछ रहा है कि मैं बच सकता हूँ कि नहीं, बचने के प्रोविजंस कैसे क्या है, एंड देन आई डिस्कनेक्टेड। और फिर मैंने वो कॉल उठाया नहीं क्योंकि दिस इज सो डेंजरस। लेकिन वही होता है कि अगर कोई आया है, नॉर्मली आते नहीं है इनके, तो पता नहीं कैसे क्या चलता है, लेकिन अगर कोई आया तो वी ट्राई टू ब्रिंग द सर्कमस्टांसेस बिफोर द कोर्ट, कि वो सर्कमस्टांसेस का शिकार है वो बंदा, कि वो इस तरह से कोई घटनाएं घटी। एक केस मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो मेरा एज ए इंडिपेंडेंट लॉयर मेरा पहला केस था। सो क्या हुआ था कि मैं जान पहचान का ही बंदा था और इस पे एक लेडी ने केस फाइल कर दिया था। इसने कुछ अब्यूजिव मैसेज SMS भेजे थे। तो लेडी ने, लड़के ने लेडी को भेजा, लेडी ने उसको पुलिस केस में अरेस्ट करवाया था। तो ये अरेस्ट हुआ, उसकी बेल हुई। अब इस बात को बीत गए 5-6 साल। हाँ। तो 5-6 साल तक उसका केस ट्रायल में चल रहा है। अच्छा। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। बॉम्बे का ही कोई कोर्ट था। और फिर क्या हो रहा है कि वो जब अब जान पहचान का था, और उस समय मैं लॉ प्रैक्टिस में नहीं थी, मेरा बेटा छोटा था, मैं घर पे थी, और वो मुझे कभी कभी डिस्कस करता था। तो मैं उसको बोलती थी इसमें तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बोल रहा मुझे कुछ पता नहीं। कैसे तुमको पता नहीं? पूछो अपने लॉयर को। मैं लॉयर से कुछ पूछो तो वो बताता नहीं है। और वो हर डेट के बड़े अच्छे पैसे लेता था, और वो सिर्फ डेट ही लेता था, कुछ नहीं करता था। और एक जैसे आज होगी, अब 3 महीने बाद की डेट मिलेगी, और ये बेचारा पैसे पे पैसे दे रहा, कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने वो केस लिया उससे। तब तक 6 साल हो चुके हैं। वो FIR, चार्जशीट सब कुछ हो गए। तो मैंने अपने तरीके से मैंने शुरू किया। तो मैंने बोला कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन होता है। तो जज साहब ने बोला नहीं, इसमें तो चार्जशीट फाइल हो गई है। तो फिर मैं बहुत उस समय बिल्कुल नया प्रैक्टिस, तो बहुत समझ में होता नहीं है कि कैसे क्या करें। तो फिर मैंने जज साहब को बोलना शुरू किया कि सर इस बात को इतने साल हो गए हैं और ये कुछ नहीं हो रहा है, और ये कोई मैटर भी नहीं है बहुत बड़ा। बस इतना ही खड़े होकर मैंने बोला। तो जज समझा। जज ने बोला इसमें विटनेस को बुलाओ, कौन है, कंप्लेनेंट है, कहाँ है, बुलाओ। तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट लगाया नेक्स्ट डेट में कि वो कंप्लेनेंट जो थी वो कंप्लेन करके, उसके बाद वो लेडी ने शादी वादी करके वो इंडिया छोड़ के जा चुकी थी। अच्छा। कनाडा में सेटल हो गई थी। और यहाँ पे केस चल रहा है, ये बंदा फंस गया है और इसका केस चल रहा है, ना ये कहीं जा सकता है, ना कहीं पुलिस वेरिफिकेशन में अटक जाता है हर चीज़। फिर ये कहीं नहीं जा पा रहा है। तो फिर क्या हुआ, जब पुलिस ने जैसी ये रिपोर्ट लगाई, फिर उन्होंने बोला कि IO को बुलाओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब 6 साल तक कहाँ बैठा रहेगा, वो तो ट्रांसफर हो चुका है। तो फिर सब मतलब कुछ भी नहीं था अवेलेबल, कोई था ही नहीं। तो फिर क्या, ग्राउंड ही नहीं था वो। ग्राउंड मतलब उसको एक्विटल मिला। तो ये मेरा पहला केस था, एंड मुझे इतना बूस्ट मिला इस चीज से कि कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंस तो था ही, और फिर यू कैन डू इट, वैसा होता है। तो कभी कभी ना बहुत सिंपल चीजें होती है, बस आपको कोर्ट के सामने वो लानी है। कोर्ट देता है, ग्रांट करता है, लेकिन मतलब बहुत छोटी सी चीज थी, बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन 6-8 साल तक वो बंदा घसीट रहा। ये भी एक एग्जैक्ट एग्जांपल हो गया कि मैम एक आम आदमी को अगर लॉ नहीं पता है, बेसिक राइट्स नहीं पता है, तो कैसे उसको मतलब फंसा के रखते हैं लोग। जैसे आई थिंक उसका जो पहले का लॉयर था उसी ने फंसा के रखा था उसको, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता था ना कि क्यों, ना ये पूछ पाता था, ना ये उसको बोल पाता था। और लॉयर उसको इन्फॉर्म भी नहीं करता था। एग्जैक्टली ये सब चीजें थी। तो ये तो होता है। काफी सारे लॉयर ही आपको डर का बिजनेस। वो आप जितना डरे रहोगे उतना, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसको मैं नहीं चाहती कि वो डरे, ठीक है, लेकिन जब वो खुद ही डर जाता है और फिर है ना, खुद ही फिर ला के मेरी फीस दे देगा, मैडम प्लीज आप ये काम कर, जबकि मैं उसको मानती भी नहीं, लेकिन फिर वो करेगा। लेकिन अगर वो नहीं डर रहा है ना, फिर उसको लगेगा कि अरे क्या ही हो जाएगा, फिर वो अपने मन से कोर्ट में जाके कुछ भी एप्लीकेशन चिपका के आ जाएगा। फिर उसको मना करती हो तो केस खराब कर दोगे, ऐसे मत करो। बट मैं चाहती हूँ कि लोग है ना सब रिलैक्स रहे और डरे नहीं। सिस्टम है, प्रोसेस है, हर चीज प्रोसेस है। अब चलने दो उसको। लॉयर अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, पुलिस अपना काम करेगी, सबसे चलते रहो। लोगों को भरोसा कम होते जा रहा है एक्चुअली, पूरा ओवरऑल हर चीज में, और वही प्रॉब्लम की जड़ है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। हमने बहुत से इंसाइटफुल और खास करके बहुत से डिफरेंट केसेस के बारे में बात करी है, और अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग ये ट्राई करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर केस को उठाएंगे और उसको हम लोग ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि लोगों को पता लगे कि एक्चुअल में क्या था, जो मीडिया में आया है वही सच है, या फिर एक्चुअल में स्टोरी कुछ और थी जो कि मीडिया में वो आई नहीं है। उस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज सो इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू, एंड डेफिनेटली वी शुड वर्क ऑन, वी कैन डिस्कस
एंड डिकोड द जो केसेस Correct, एक्चुअली correct. कोर्ट रूम के अंदर अलग होता है करेक्ट। और मीडिया में जो आता है वो अलग होता है. Yes. So we can discuss on those. That will be very interesting and it was Yes. very lovely meeting and talking थैंक to यू you. सो मच, थैंक यू।